जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जेकेके में फोटोग्राफी प्रदर्शनी क्षितिज द होराइजन का शुभारंभ हुआ। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक और एटीएस के प्रमुख आईपीएस हेमंत शर्मा ने अपनी पहली सोलो फोटोग्राफी एग्जीबिशन क्षितिज द होराइजन के साथ तस्वीरों में कैद अपने जीवन काल के अनुभवों को प्रदर्शित किया है। 3 दिवसीय फोटोग्राफी एग्जीबिशन का सुदर्शन आर्ट गैलरी में प्रदर्शन किया जा रहा है। फोटोग्राफी का शौक वैसे तो मेरे कॉलेज डेट से ही रहा है, पर जब 99 में मैं बोस्निया और हर्जगोविना में यूएन पीस कीपिंग मिशन में गया, तो वहाँ से इस शौक ने थोड़ा जोर पकड़ा। वहाँ मैं कुछ कैमरे और गियर वगैरह ले पाया, साथ में जो लोग एसोसिएटेड थे उनसे कुछ फोटोग्राफी की प्रेरणा भी मिली। तो सीरियस शौक 1999 से कर सकते हैं। राजस्थान पोलो क्लब की ओर से जयपुर पोलो सीजन 2025 की शुरुआत 15 जनवरी से हो चुकी है। इंटरनेशनल पोलो प्लेयर सवाई पद्मनाभ सिंह ने राजस्थान पोलो क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पोलो सीजन 2025 30 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कई रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे। इस सीजन का मुख्य आकर्षण 12 गोल का ब्रिगेडियर एच महाराजा सवाई भवानी सिंह एमवीसी कप के लिए जयपुर ओपन टूर्नामेंट होगा। ये टूर्नामेंट 17 फरवरी से 23 फरवरी तक होगा। ये टूर्नामेंट कैरिसिल द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। वहीं इस सीजन में 12 गोल रेफरल्स सिरमौर कप का आयोजन 10 फरवरी से 16 फरवरी तक किया जाएगा। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो के एम्बेसडर ऑफ इंडिया नरेंद्र सिंह, राजस्थान पोलो क्लब के ऑनरी सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह और आरपीसी के संयुक्त सचिव विक्रमादित्य बरकाना भी उपस्थित थे। आज हम यहाँ राजस्थान पोलो क्लब पे इस साल का 2025 का पोलो सीजन जो है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट के ओकेजन में हम सब यहाँ जुड़े हैं। इस साल का जो पोलो सीजन है वो खास करके जो इस सीजन की खासियत रहेगी वो ये है कि इस साल 2.5 महीने का हमारा यहाँ जो है पोलो सीजन चलेगा। हमने ऑलरेडी इस पोलो सीजन में 2.5 महीने का सीजन सितंबर अक्टूबर में ऑलरेडी खेल चुके हैं। उसके साथ साथ अब जो 2.5 महीने का पोलो सीजन रहेगा उससे पूरा टोटल जयपुर में कुल मिला के इस साल 5 महीने का जो है पोलो सीजन। जयपुर में 19 जनवरी को वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल अंतर्राष्ट्रीय जाट प्रतिभा सम्मान समारोह एवं जाट महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित हाथोज में न्यू हवाई जहाज वाटर पार्क में होगा। आपको बता दें कि राजस्थान में पहली बार जाट महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं मध्य प्रदेश की जाट महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में जाट समाज की सरकारी कर्मचारी महिलाओं को शिरोमणि महाराजा सूरजमल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह जाट समाज से अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। जाट महिला कबड्डी प्रतियोगिता व प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें हमारे यहाँ एमपी, राजस्थान, गुजरात यहाँ से सब टीमें 33 टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बाहर की टीमों ने, हरियाणा उन्होंने भी कराया है। हमारा ये था इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली वालों ने भी माना, दिल्ली से भी टीम आ रही है, उन्होंने भी माना कि यार ये एक अनोखा कार्यक्रम है और सिर्फ महिला 14 साल से लेकर के 40 साल की महिलाएं इसमें भाग लेगी और उनको इनाम भी हम देंगे। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2024-25 में मिट्टी के कामगारों के लिए 1000 मिट्टी गूंथने की मशीनों, विद्युत चलित चाक के वितरण का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। श्री यादव माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने शुक्रवार को उद्योग भवन के सभागार में 16 जिलों के मिट्टी गूंथने की मशीनों और विद्युत चलित चाक आवंटन के लिए लॉटरी का आवंटन कर कहा कि पारंपरिक दस्तकारों को आधुनिक तकनीक युक्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनके उत्थान हेतु विभिन्न तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करना ही श्री यादव माटीकला बोर्ड का एकमात्र उद्देश्य है। राइजिंग राजस्थान का जो अभी अपना किया था, तो उसके तहत राइजिंग राजस्थान के इस कार्यक्रम के तहत ही ये नहीं है कि बड़े उद्योग धंधे जिनके लिए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो छोटे छोटे कामगार हैं, जैसे माटीकला के जो बिल्कुल बिलो बीपीएल परिवारों की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए भी सोचा
और विश्वकर्मा योजना के लिए एक बोर्ड बनाया, सभी के लिए बोर्डों का गठन करके, और हमें ये बताया गया कि आप इसके लिए भी काम करें जो नीचे से। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में गुरुवार देर शाम लूट के इरादे से महिला की हत्या करने की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने महज 6 घंटे में ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया और मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात का खुलासा करते हुए डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि गुरुवार देर शाम सी ब्लॉक में वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने जानकारी जुटाई। घर में मौजूद अकेली महिला सरोज को नकाबपोश युवकों ने बंधक बनाकर हाथ पांव बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाश लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने वारदात में शामिल मास्टरमाइंड गोपाल के साथ दीन मोहम्मद और बजरंग लाल के अलावा किराए पर बुलाए गए बदमाश लक्की और शाहरुख अंसारी को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर लूटी गई नकदी और ज्वेलरी बरामदगी करने के प्रयास में जुटी हुई है। काफ़ी सीरियस मैटर था और जैसे ही हमारी टीम पुलिस थाने में ये सूचना आई कि इस तरह का मैटर हुआ है तो तुरंत सारे अधिकारी, एसएचओ, अन्य पुलिस की टीमें भी एक्टिवेट कर दी गई और 2 घंटे में मुलजिमों की पहचान की गई और 5 घंटे में त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी मुलजिमों को दस्तयाब। राजधानी में बढ़ती साइबर ठगी की वारदातों को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है, जिसको नॉर्थ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाली शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग में शामिल 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। ठगों से 3 लैपटॉप, 6 मोबाइल, प्रिंटर, राउटर और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। साथ ही 10 मोबाइल सिम भी बरामद की गई है। रात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके मद्देनज़र हमने एक कॉल सेंटर बस्ट किया है जिसमें हमने टोटल 5 लोगों को पकड़ा है। इन्होंने गत 6 महीनों में काफ़ी ठगी की वारदातें की हैं। इनके खिलाफ पूरे इंडिया में करीबन 50 शिकायतें दर्ज हैं और इनके पास से हमको महंगे मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 3 लैपटॉप्स और अन्य साइबर फ्रॉड की अन्य ठगी की सामग्री भी बरामद। दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल और मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय संचार और नॉर्थ ईस्ट विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग द्वारा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ऐप को लॉन्च करने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2 भी लॉन्च किया, जिसके जरिए देश के हर गांव तक फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाई जाएगी। इस कार्यक्रम में जयपुर दूरसंचार कार्यालय राजस्थान के अपर महानिदेशक ब्रजेश प्रजापति समेत आला अधिकारी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। आज टेलीकॉम मिरा के अंदर एक नए स्टेप के साथ 3 विशेष और स्पेशल सेवाएं देने के लिए टेलीकॉम के अंदर 3 चीजें लॉन्च की हैं। इसमें सबसे पहले आपकी एक जो संचार साथी ऐप है, जो कि भारत के जितने भी टेलीकॉम उपभोक्ता हैं उनको एक सिक्योर नेटवर्क, सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन के साथ में जोड़ेगी। ये पहले ये संचार साथी जो सेवा थी ये इंटरनेट पे अवेलेबल थी, लेकिन अब ये ऐप के माध्यम से हर एक के मोबाइल के ऊपर अवेलेबल होगी। The vibrancy of our sector, contributing close to 7% of GDP, growing at a CAGR of close to 12 to 14%, and the CAGR rate that I've given you is not a 3-year CAGR or a 5-year CAGR, is a decadal CAGR. नीमराना स्थित NIIT यूनिवर्सिटी में MSME मंत्रालय, FICO और लघु उद्योग भारती के संयुक्त प्रयास से
13 से 17 जनवरी 2025 तक आयोजित मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का सफल समापन हुआ। इस अवसर पर मेजर जनरल AK सिंह, प्रोफेसर प्रकाश गोपालन सहित कई विशेषज्ञों ने उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानकों पर मार्गदर्शन दिया। दौसा जिले से होकर गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की कार शुक्रवार दोपहर 1:45 बजे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रहे पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले की कार के सामने अचानक एक नीलगाय आ गई, जिससे एस्कॉर्ट में लगी दिल्ली पुलिस की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर के कारण कार के सामने के दोनों एयरबैग खुल गए, जिससे वाहन में सवार पुलिस के जवानों की जान बच गई। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला फिलहाल सुरक्षित हैं। वे अजमेर जियारत करने जा रहे थे। सदर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बाड़ी में गुरुवार शाम को हुई एक जघन्य घटना ने न्यायिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना सेम्पो रोड स्थित पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर दूर की बताई जा रही है। हमले में गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता मित्तल को ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके शरीर से 7 जगह फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। घटना के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में कार्य बहिष्कार किया। आक्रोशित वकीलों की मांग है कि यदि इस अवधि में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय चूरू में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत सूचना एवं जनसंपर्क सेवा के अधिकारी कुमार अजय का उपनिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पद पर पदोन्नत होने की खुशी में स्वामी गोपालदास संस्थान के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सूचना केंद्र में मोमेंटो, शॉल, गुलदस्ता आदि देकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर उपजिला प्रमुख महेंद्र न्योल सहित कई लोग मौजूद थे। जनसंपर्क कार्यालय में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत कुमार अजय जी का पदोन्नति उपनिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में हुई है। इसी के सिलसिले में सामाजिक कार्यकर्ताओं की स्वामी गोपालदास संस्थान की जो टीम है वो कुमार अजय जी के पदोन्नति पर खुशी के क्षणों में उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ आई है। समरावता मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रशासनिक जांच चल रही है, जिसके तहत संभागीय आयुक्त महेश शर्मा और रेंज IG ओम प्रकाश टोंक पहुंचे। सर्किट हाउस में हुई जनसुनवाई कार्यक्रम में समरावता ग्राम से कोई भी पीड़ित अपनी समस्या बताने नहीं पहुंचा। जनसुनवाई में संभागीय आयुक्त IG ओम प्रकाश, टोंक कलेक्टर सौम्या झा और SP विकास मौजूद रहे। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने प्रशासन से मामले का फीडबैक लिया। दरअसल समरावता मामले से जुड़े पीड़ित ग्राम में आकर समस्या सुनने की मांग करते आए हैं, जिसके चलते समरावता से कोई भी पीड़ित टोंक नहीं पहुंचा। गृह विभाग के आदेश से जो समरावता की घटना थी उसकी प्रशासनिक जांच की जा रही है। आज का समय हमने सर्किट हाउस टोंक में रखा था कि प्रशासनिक जांच में जो भी उस घटना से संबंधित प्रभावित व्यक्ति हैं, हितबद्ध व्यक्ति हैं, कोई पक्षकार है या कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति भी अपने यदि आकर के बात बताना चाहे, बयान देना चाहे, शपथ पत्र देना चाहे, प्लस प्रशासन के अधिकारी जो वहाँ पे मौजूद थे मौके पे, पुलिस के अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे, तो मैंने और DI साहब ने आकर के उनके साथ चर्चा की है। अधिकारियों सब ने सारा फीडबैक लिया है, इनका रिकॉर्ड देखा है। राष्ट्रीय करणी सेना ने केंद्र से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग की है, जिसको लेकर पिछले दिनों जयपुर में सर्व समाज के साथ एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय करणी सेना ने जो भी अभियान छेड़ा है उसमें कामयाबी मिली है और इस अभियान को भी कामयाबी मिलेगी, ये कहना है राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत का। उन्होंने बताया कि NIA जांच एजेंसी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच कर रही है और जल्द ही हत्याकांड में लिप्त लोगों के नामों का खुलासा कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत से खास बातचीत की बीकानेर के A1 TV संवाददाता KK सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह। बात करेंगे, बीकानेर दौरे पर हैं। सर, अभी पिछले दिनों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सर्व समाज की मांग आपके द्वारा रखी गई थी। सबसे पहले जय करणी माता, जय श्री राम बीकानेर वासियों को। और मैं राष्ट्रीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत हूँ।
मैंने 11 जनवरी को सर्व समाज के साथ में मिलकर के हजारों की संख्या में वाहन लेकर के भवानी निकेतन से चित्रकूट स्टेडियम राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यालय गया था मैं, और मैंने सरकार से मांग रखी है कि इसको अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाया जाए। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जब जब भी करणी सेना ने इस तरह की मांग करी है, तो उन मांगों पे जब भी करणी सेना ने कोई भी मांग करी है, किसी भी मुद्दे को लिया है, तो उससे कभी भी करणी सेना पीछे नहीं हुई है। बात और जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों सुखदेव सिंह जो उनकी हत्या हुई, उनके बारे में अभी तक कोई रिजल्ट अभी तक हाथ नहीं आया है, हालांकि टीमें लगी हुई है, बात सुनने में यही आती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि NIA सबसे बड़ी जांच एजेंसी है अपने देश की, वो उसके ऊपर जांच कर रही है, और NIA के अंदर NIA ने हमें भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द सब लोगों के नाम खुलासा करेंगे, जितने भी लोग बाहर बैठे हैं उनको भी पकड़ के सरकार लाएगी। देखिए, ये थे शिव सिंह जो कि राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बीकानेर दौरे पर है। और खास बात है उनका ये कहना है कि जो लॉरेंस का जो नाम है, वो नाम NIA की जांच एजेंसी के द्वारा एक तरह से उसमें क्लीन चिट उन्हें मिल चुकी है। उसके अलावा अगर बात करें तो बीकानेर का जो दौरा है, करणी माता और तमाम तरह के कार्यकर्ताओं से मीटिंग रहेगी इनकी। KK सिंह, A1 TV, बीकानेर। दौसा जिले से होकर गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की कार शुक्रवार दोपहर 1:45 बजे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रहे पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले की एक कार के सामने अचानक नीलगाय आ गई, जिससे एस्कॉर्ट में लगी दिल्ली पुलिस की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टक्कर के कारण कार के सामने के दोनों एयरबैग खुल गए, जिससे वाहन में सवार पुलिस कर्मियों की जान बच गई। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित हैं, वे अजमेर जियारत करने जा रहे थे। सदर थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। बाड़ी में गुरुवार शाम को हुई एक जघन्य घटना ने न्यायिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना सेम्पो रोड पर स्थित पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई। हमले में गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता मित्तल को ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनके शरीर में 7 जगह फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। घटना के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में कार्य बहिष्कार किया। आक्रोशित वकीलों ने मांग की है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे।